नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश जिसमें आज हम बात कर रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनावों की, जिसके पहले चरण की वोटिंग आज खत्म हुई और यहां पर 68% मतदान पहले चरण में हुआ है, जो कि पिछली बार से कम है। जी बिल्कुल, 19 जिलों की करीब 89 सीटों पर जिस तरह से आज मतदान हुआ है, पहले राउंड की वोटिंग के बाद 977 उम्मीदवारों की किस्मत मतदाताओं ने मशीन में कैद कर दी है और मतदाताओं में जबरदस्त जोश देखा गया है। 68% मतदान हुआ, हालांकि पिछली बार यह करीब 71% था। तो इसके क्या मायने हैं? क्या मोदी सरकार इस बार गुजरात में एक बार फिर से कोई ना कोई असर छोड़ने में कामयाब रही है? क्या कांग्रेस एक बार फिर से वापसी कर पाएगी? इसी पर है आज की बिग स्टोरी बिग डिबेट स्पेशल एडिशन। देखिए खास रिपोर्ट। गुजरात में एक बार फिर चलेगा नरेंद्र मोदी का मैजिक, या फिर कुछ करिश्मा कर दिखाएंगे राहुल गांधी? गुजरात के चुनावी खेल का पहला राउंड खत्म हो गया है। वोटरों ने पहले दौर के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। पहले राउंड में दिखी लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी चुनाव की अलग अलग तस्वीरें। सुबह से ही लोग वोट डालने के लिए निकल आए। पहली बार वोट डालने वाले युवा हों या फिर कई चुनावों में वोट डाल चुके बुजुर्ग हों, किसी की शादी थी फिर भी उसने अपना फर्ज निभाया, तो कोई विदेश से चला आया अपने अधिकार का प्रयोग करने। दिग्गज नेताओं ने भी लाइन में लगकर डाला वोट। गुजरात में पहले चरण में 19 जिलों की 89 सीटों पर वोट डाले गए। 977 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 2 करोड़ 12 लाख वोटर्स कर चुके हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जीतू वखानी, मंत्री बाबू बोखीरिया और कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन मोढवाडिया समेत कई सियासी दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस राउंड में दांव पर है। गुजरात के सियासी रण के लिए पहले चरण का मतदान बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस चुनाव में पटेल समुदाय का वोट किस ओर जाता है, ये जीत तय करने में बड़ा फैक्टर होता है। पहले चरण में सौराष्ट्र कच्छ की 54 विधानसभा सीटें हैं और दक्षिणी गुजरात की 35 विधानसभा सीटें। गुजरात की राजनीति में सौराष्ट्र कच्छ की काफी अहम भूमिका रही है। राज्य की 182 विधानसभा सीटों में से 54 सीटें इस क्षेत्र से आती हैं। सौराष्ट्र में बड़ी आबादी पाटीदार समाज की है और उसमें भी खासकर लेउवा पटेल की। इस क्षेत्र में कम से कम 32 से 38 विधानसभा सीटों पर पटेल समुदाय किसी भी पार्टी को चुनाव हराने और जिताने का फैसला करते हैं। गुजरात का चुनाव बीजेपी और पीएम मोदी के लिए बहुत खास है। जब देश का पीएम राज्य का 3 बार का मुख्यमंत्री रहा हो, पिछले 22 साल से उसकी पार्टी राज कर रही हो, तो बात इज्जत की हो जाती है। बीजेपी और पीएम मोदी के लिए गुजरात में जीतना सिर्फ जीत से कहीं ज्यादा होगा। भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत अधिक समर्थन इस दौर में मिला है। आज सुबह से ही जिन क्षेत्रों में चुनाव चल रहा था, वहां की मॉनिटरिंग हम अपने प्रदेश कार्यालय से कर रहे थे। इस चुनाव में राहुल गांधी और कांग्रेस ने भी पूरी जान झोंक दी है। वो गुजरात में वापसी चाहते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कितना दम है, गुजरात के चुनाव ये भी बताएंगे। विकास के नाम पर घेरने की कोशिश की है कांग्रेस और राहुल ने बीजेपी और पीएम मोदी को। ये मोदी जी ने भी ये चुनाव चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, खिलजी, बाबर, औरंगजेब उस पर लड़ा, गुजरात की बात नहीं की। 2017 में आए ही नहीं और इसीलिए उनके प्रवक्ताओं ने इस प्रकार की गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। एक कांग्रेस के नेता ने किया तो राहुल जी ने मापदंड सेट किया। हमने उन्हें प्रधानमंत्री जी का अपमान करने पर कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यही गुजरात को निर्णय करना है, क्योंकि महात्मा गांधी की धरती की यही संस्कृति है। पहला चरण खत्म हुआ, दूसरा 14 दिसंबर को होगा और फिर 18 दिसंबर को पता चल जाएगा कि किसके सिर सजेगा गुजरात का ताज। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बस अब 18 तारीख को पता चल जाएगा किसके सर सजेगा गुजरात का ताज। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो इस पूरे डिस्कशन में तमाम मेहमान शामिल हैं, उनसे सबसे पहले परिचय करा दे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन साहब है। शाहनवाज जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन
आदिल सिंह बोपराई थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट टीसीए श्रीनिवासा राघवन जी हैं हमारे साथ। सर, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर गुजराती जर्नलिस्ट विजय सांघवी जी है। हमारे साथ जेडीयू से स्पोक्स पर्सन राजीव रंजन जी हैं और डिस्कशन में आगे हमारे साथ कुछ और गेस्ट भी जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग स्टोरी बिग डिबेट के स्पेशल एडिशन में। 68% वोटिंग हुई है, पिछले बार से कम है। 71%, 71.5% हमने देखी थी। शाहनवाज जी, कितने कॉन्फिडेंट है कि 150 प्लस पार हो जाएगा? आज जो वोटिंग हुई है, हम लोगों की रिपोर्ट है, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान का नतीजा यही है क्योंकि कांग्रेस ने अभी से ईवीएम पर सवाल उठा दिया है। कांग्रेस ने ये कह दिया है कि अगर ईवीएम ठीक रहे तो ईवीएम पर सवाल अब वो उठा रहे हैं। इससे साफ अंदाजा है कि कांग्रेस हार स्वीकार कर रही है। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा था। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का अपमान किया गया, प्रधानमंत्री को जिन शब्दों से नवाजा गया, वो शब्द गुजरात की जनता उसको पूरी तरह अस्वीकार करती है और उनके बीच में इस बात का बहुत गुस्सा था। गुजरात का चुनाव हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर ले गए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी गाली गलौज की भाषा आ गई और आज चुनाव आते आते जिस तरह की ज़बान कांग्रेस ने बोली है, पूरी तरह उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, निराशा है और वो अब ईवीएम पर इल्ज़ाम लगाने लगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरह मतदान हुआ, उससे आज हमारे खेमे में बहुत खुशी की लहर है। हमें लगता है कि जो हमने 3/4 बहुमत का दावा किया है, जनता उसकी तरफ अग्रसर है और हमें काफ़ी सपोर्ट। आप ये बताइए शाहनवाज साहब, ये जिस तरह से 22 साल राज हो चुका है आपका वहां पर ऑलरेडी, और काफ़ी आज जब फर्स्ट फेज में वोटिंग हुई है वहां पर काफ़ी थोड़ा अनीस भी था, खासकर सूरत उसके इलाकों में हम देख रहे हैं पाटीदारों का काफी स्ट्रांग होल्ड भी है। जीएसटी को लेकर भी नाराजगी थी। अब वित्त मंत्री भी कह रहे थे लैंडस्लाइड आज जो अभी वोटिंग हुई है उससे लग रहा है नतीजे आने वाले हैं। आप भी काफी कॉन्फिडेंट हैं। आखिर क्या आपको लग रहा है ऐसा खास हुआ है जिसकी वजह से इस प्रकार की वोटिंग हुई है और आपको इसका एडवांटेज मिलने वाला है? देखिए, जीएसटी को लेकर तो एक चर्चा पहले चल रही थी कि जीएसटी से बहुत से लोगों को दिक्कतें हैं, लेकिन हम लोगों ने पहले कहा कि हम लकीर के फकीर नहीं हैं। जो कमियां होंगी हम जनता के हित में नीति बनाते हैं। लोकतंत्र में लोग से पूछकर नीति बनाना। जो कंप्लेन लोगों की आई, जो दिक्कत थी, दुश्वारी थी, जीएसटी काउंसिल ने उसको पूरी तरह से दूर किया है। व्यापारियों में खुशी की लहर थी और कोई भी व्यक्ति हम लोगों के यहाँ अब उस सुधार के बाद एक व्यक्ति भी नहीं आया कहने की जीएसटी में ये सुधार करवा दीजिए। उससे पहले कई लोग आते थे और हम लोग पार्टी के फोरम पर और वित्त मंत्री जी को वो सब सूचना देते थे। तो जीएसटी को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। पाटीदार समाज पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हाँ, उसके चंद नेता 2-4 लोग जरूर कांग्रेस के साथ दिखते हों, लेकिन पूरा पाटीदार समाज पूरे गुजरात में हमारे साथ है। व्यापारी हमारे साथ है और विकास जहाँ तक है, 22 साल का सवाल है। 22 साल में भारतीय जनता पार्टी ने विकास करके दिखाया है। गुजरात में विकास दिखता है। गुजरात के अंदर लोगों को मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात को एक शिल्पकार की तरह, शिल्पी की तरह किस तरह सजाने का काम किया है। जो भी दिक्कत दुश्वारियां थी, जब केंद्र में वो सरकार में आए, आज बुलेट ट्रेन की योजना गई है। नर्मदा में जो रुके हुए काम थे, केंद्र में सरकार आने के बाद उसको पूरा करने का काम हम लोगों ने किया। इसलिए लोगों को मालूम है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और गुजरात का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, तो गुजरात की जनता को उन पर शाहनवाज जी यहाँ पर डेफिनेटली अमित शाह जी 150 प्लस सीट बोलते हैं। अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, लेकिन शायद पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग होगी डेफिनेटली कि इस बार इतना आसान नहीं है शायद, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स हैं। जीएसटी का आपने जिक्र किया, पाटीदार भी है जो एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। हमारे साथ आसान होता है। आदिल सिंह बोपराई जी से इसका जवाब ले लेते हैं। शाहनवाज जी, इसका जवाब आदिल सिंह बोपराई जी से भी ले लेते हैं। कभी आसान माना ही नहीं। चुनाव को हम लोग ताकत से लड़ते हैं। आप मानते हैं कि कांग्रेस की तरफ से कड़ी टक्कर मिली है क्योंकि पाटीदार को रिझाने में क्योंकि कामयाब नहीं रह पाए आप, वो शायद खेल बिगाड़ ना दे इस बार? देखिए, मैं शाहनवाज जी एक बात मैं आपको बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि जब चुनाव होगा तो एक व्यक्ति का पक्ष मिलेगा और दूसरे व्यक्ति का जो पक्ष है वो भी आएगा। यहाँ 2 ही पार्टी है, तो अगर आप बीजेपी की कोई बाइट दिखाते हैं, बीजेपी की रैली दिखाते हैं, तो आप कांग्रेस की भी दिखाते हैं, तो जरूर टेलीविजन पे दिख रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी जा रही है, उनकी भी रैली हो रही है,
वो भी मुकाबला कर रहे हैं। ठीक है सर। इसलिए कांग्रेस लड़ती हुई दिखी होगी, लेकिन कहीं फील्ड में कांग्रेस नहीं थी। जरूर प्रेस ठीक है सर, इंट्रोडक्टरी अब हम जो रिमार्क्स हैं आदिल सिंह बोपराई से भी ले लेते हैं। राइट सर, क्योंकि विजय सांघवी जी इस पर कोई पॉइंट देना चाह रहे हैं। विजय जी आपके पास हमारे से उससे पहले आदिल की भी यहाँ पर जवाबदेही बनती है कि कांग्रेस किस बल पर 22 साल के बाद वापसी करने जा रही है। पाटीदारों का साथ देने की वजह से, क्योंकि वो उनसे खुश है कि आपके अपने भी कुछ मुद्दे रहे हैं, यहाँ पर लफाजी और बयानबाजी से ही कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है चुनावों में। स्वाति जी, आपके प्रश्न से पहले मैं एक शाहनवाज साहब से एक मेरा सवाल है। आज इनके एक प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, उन्होंने आज हमारे राष्ट्रपिता का अपमान किया है। उन्होंने ये कहा है कि देश के बाप मोदी जी हैं। ये हम कांग्रेस पार्टी मानती है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का अपमान है। इस पे शाहनवाज जी टिप्पणी करें, पहली बात। दूसरी बात, एक हवाला कॉन्ट्रैक्टर है जिसका नाम है अफरोज फतेह, ये इसके खिलाफ केस भी चल रहे हैं, उसकी एक फोटो सरफेस हुई है मोदी जी के साथ। इस पे भी शाहनवाज साहब टिप्पणी करें। ये तो मेरे प्रिलिमिनरी पॉइंट है। अब आपके प्रश्न पे आता हूं। देखिए, आज बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल इशू है। देश का एवरेज बेरोजगारी रेट 5.2% है और जहां गुजरात का रेट 6.8% है। मोदी जी ने वादा किया था मैं 2000 रोजगार के साधन क्रिएट करूंगा, पर सीएसओ का अपना डेटा है केवल 1.35 लाख रोजगार क्रिएट किए गए हैं, जो 1% भी नहीं बनता मोदी जी का। दूसरा, आज किसानी का ले लीजिए, हमारे किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। अब सरकारी आंकड़े ही कह रहे हैं कि 2015 में 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है। इस पे भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन के कारण लाखों में लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं। इस पे भारतीय जनता पार्टी का क्या जवाब है? पाटीदारों पे जो इन्होंने गोलियां चलाई हैं, इन्होंने सेडिशन के केस लगाए हैं, उनके खिलाफ हिंसा की है, इस पे भारतीय जनता पार्टी का क्या जवाब है? दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हुआ है और उन्हें इंसाफ नहीं मिला, इस पे भारतीय जनता पार्टी का क्या जवाब है? ये सारे प्रश्न मोदी जी स्कर्ट कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, और यही असली मुद्दे हैं। आप ये बताइए, आज की साहब को जवाबदेही करनी चाहिए। आदिल साहब, आज जो फर्स्ट फेज की जो वोटिंग हुई है और जो आंकड़े सामने आए हैं, जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? इसके क्या मायने होंगे? देखिए सौरभ साहब, आप देखिए, ये जो सौराष्ट्र है, सूरत है, ये सारा एरिया है, इधर इसी हाल ही में लाखों में लोग सड़कों पे आए थे। हमारे व्यापारी भाई आए थे, किसान आए थे, नौजवान लोग आए थे, सरकार की नीतियों के कारण। जैसे जो इन्होंने बैडली एग्जीक्यूटेड जीएसटी किया है, किसानों के लिए इन्होंने एमएसपी नहीं बढ़ाई, यूथ को रोजगार नहीं दिया। सो हमारा ये मानना है कि बहुत ही बहुमत में हैंडसमली कांग्रेस पार्टी इस फेज में इन्होंने परफॉर्म किया है, और हमारी सरकार 18 दिसंबर को आपके सामने है। बहुमत से हम सरकार भी बनाएंगे। ठीक है, शाहनवाज जी इस पर शायद कोई जवाब देना चाहते सर, उसके बाद हम बाकी पैनलिस्ट के पास जाएंगे। सर, काफी सवाल आदिल ने उठाए हैं, और इस तरीके की बयानबाजी पर अगर कांग्रेस एक बड़ा स्टेप ले सकती है मणिशंकर अय्यर के खिलाफ, तो बीजेपी ने कोई ऐसा स्टेप लेने की सोची है, जो पिछले भी कई बयान दिए गए? देखिए, हमारे संबित पात्रा ने नरेंद्र मोदी जी को जब आप इल्ज़ाम लगाते हैं, तो उन्होंने पिता तुल्य अपने कहा है। तो देश का पिता नहीं कहा है, देश के पिता महात्मा गांधी हैं। और ये जहाँ तक सवाल है, ये कांग्रेस पहले से ही सेल्फ डिफेंसिव क्यों हो रही है? मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं मोदी जी के साथ फोटो है। अरे मोदी जी तो रैली में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, सारी फोटो आती है। लेकिन वो जो कांग्रेस का नेता है, जिसके बयान पे वो निजामी ने जो बयान दिया, कांग्रेस ने तुरंत पलड़ा झाड़ लिया। वो कांग्रेस का रिटेन ऑर्डर से प्रवक्ता नियुक्त हुआ है वो जम्मू कश्मीर के अंदर। वो कांग्रेस का प्रचार उसने उत्तर प्रदेश में किया है। वो मोदी जी से पूछता है तुम्हारी माँ बाप कौन है। वो मोदी जी से कहता है कि अफजल हर घर में पैदा होंगे। वो कहता है हमारी सेना बलात्कारी है, और कांग्रेस तुरंत डिनाइल मोड में चली जाती है। आप किस किस को डिनाई करेंगे? पूरे कांग्रेस के नेता जिस तरह की जबान बोल रहे हैं, जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं जी, कहीं अदब है उसमें? शाहनवाज साहब करें, लेकिन विरोध का मतलब ये तो नहीं कि आप पूरी मर्यादा लांघ जाए। हम आपके पास लौटते हैं शाहनवाज साहब, सोनिया जी, राहुल जी का जी, लेकिन कभी मर्यादा नहीं लांघते। ये मर्यादा तोड़ी जा रही है जी, और उस मर्यादा को तोड़ने का जवाब
गुजरात में मिला है। शाहनवाज जी यही बात हम कह रहे थे कि क्योंकि विकास के मुद्दे कहीं पर खो गए हैं और बाकी जितने भी तमाम मुद्दे हैं एक दूसरे पर छींटाकशी का, वो तमाम मुद्दे इस बार गुजरात चुनावों में काफी ज्यादा हाईलाइट हो गया। आई थिंक हमें बाकी पैनलिस्ट के पास भी उनकी राय लेने के लिए जाना चाहिए। आइए अब हम एक बार रुक करते हैं पटेल साहब का। महेश पटेल साहब, आप बताइए। महेश पटेल जी हैं हमारे साथ। चलिए, महेश पटेल जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन शायद विजय सांघवी जी यहाँ पर एक पॉइंट रखना चाहते हैं। उसके बाद राजीव रंजन जी आपके पास मैं आ रही हूँ और टीसीएस श्रीनिवास राघव जी आपके पास देन में आई एम कमिंग। मैं शाहनवाज जी से एक पूछना चाहता हूं कि गुजरात के लोग अगर आपका विकास 22 साल का विकास देख रहे हैं तो यंगर जनरेशन के अंदर आज एंथुसियाज्म क्यों नहीं हुआ? और आदिल साहब से भी ये पूछना चाहता हूं कि पाटीदार आप लोगों के साथ में थे तो एंथुसियाज्म क्यों नहीं हुआ? 3% वोट क्यों कम हुआ? और 2014 के मुकाबले के अंदर 10% क्यों कम हुआ? लोगों में ये उत्साह क्यों नहीं आ पाया? इसका जवाब है आपके पास में? जी शाहनवाज जी जवाब दीजिए, उसके बाद आदिल जी। ये बहुत ही वाजिब सवाल है। जी देखिए, कांग्रेस को जो मतदाता वोट देते थे वो तो निकले ही नहीं है। ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाता निकले, युवा निकले हैं, बुजुर्ग निकले। वो इसलिए निकले हैं क्योंकि उनको अपने नेता का जो अपमान कांग्रेस कर रही है ये बहुत उसका दुख हुआ है। वो गुजरात के विकास की धारा को रोकने देना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि केंद्र में 10 साल कांग्रेस की सरकार ने गुजरात के विकास को रोकने के लिए क्या क्या काम नहीं किए थे। शाहनवाज जी, इस बार गुजरात की जनता ने किन मुद्दों पर वोट दिया होगा? इस बार गुजरात की जनता ने किन मुद्दों पर वोट दिया होगा? आपने कहा कि गुजरात का अपमान नहीं सह पाएंगे, आगे बढ़ाने के लिए बार-बार बीजेपी ये कहती है। गुजरात की जनता ने विकास को और आगे बढ़ाने के लिए वोट दिया, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में वोट दिया। तो कम क्यों हुए? कांग्रेस के जरिए नरेंद्र मोदी जी के अपमान के विरोध में वोट दिया। कांग्रेस के समर्थन के मतदाता ने निकले, इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम दिख रहा है। आदिल सिंह साहब, आप बताइए आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? और साथ साथ एक और पहलू, आज फर्स्ट फेज की वोटिंग में आपने ईवीएम पर भी मैल फंक्शनिंग की बात कही है। वित्त मंत्री कह रहे थे कि ये इंडिकेशंस हैं कि थोड़ी डिफीट की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। इसको आप किस रूप में देखेंगे कि चुनाव के अभी वोटिंग फर्स्ट फेज हुई है और ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं? नहीं सूजी का देखिए सौरभ भाई, एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए हम सबको कि ये गुजरात के भविष्य के लिए चुनाव है। ये एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये देश के और एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट सूबा जो गुजरात है उसका चुनाव है। और उसके लिए क्या कर सकते हैं देश, क्या कांग्रेस पार्टी या बीजेपी, क्या विजन है, उसकी चुनाव है, पहली बात। दूसरी बात, देश का अपमान कांग्रेस पार्टी नहीं सहेगी, राष्ट्रपिता का अपमान कांग्रेस पार्टी नहीं सहेगी। अगर मणिशंकर अय्यर ने एक टिप्पणी की, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सस्पेंड किया। यहां संबित पात्रा जो इनका राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हमारे राष्ट्रपिता पे इन्होंने टिप्पणी की है, उनका अपमान किया है। शाहनवाज साहब बड़े सीनियर लीडर हैं, इस पे इनको कार्रवाई करनी चाहिए। राष्ट्रपिता जो हैं उनपे ऐसी टिप्पणी करना, उनको कंपेयर करना, ये पार्टी स्टैंड लेगी, वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप मुद्दों की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी स्टार्टिंग से, स्वाति जी, कांग्रेस पार्टी स्टार्टिंग से मुद्दों की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। हमारी आप कोई भी स्पीच ले लीजिए, कैंपेन का मटेरियल ले लीजिए, हमने बेरोजगारी पे बात की है, हमने किसानी के बारे में बात की है, हमने कहा है आप इनफॉर्मल सेक्टर को बूस्ट करें, हमने कहा है आप पेट्रोल की कीमतें, स्वाति जी, पेट्रोल की कीमतें आज $50 पर बैरल। प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी इशू के साथ चलती है। हम गुजरात में जो विकास हो रहा है उसमें बाधा अपना बने। समय पे बात नहीं कर सकते। जी करिए। आपने विकास की तो बात ही नहीं की शाहनवाज साहब, मोदी जी की स्पीचेस देख लीजिए, विकास की तो बात ही नहीं हुई। ठीक है, इस पर हम न्यूट्रल व्यू भी लेंगे, इसमें हम न्यूट्रल व्यू भी ले लेते हैं। पर चलिए सर, यहाँ पर क्योंकि एज अ पार्टी बीजेपी और कांग्रेस आप तो कहेंगे विकास की बात कही गई है। ईवीएम आदिल आप कंप्लीट कर दें बात, फिर नेक्स्ट स्पीकर के पास जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने, हमारे अरुण जी ने, राजनाथ जी ने, सर बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाना है। सर बात जल्दी पूरी कीजिए। हमारे साथ राजीव रंजन जी और श्रीनिवास जी बहुत समय से बैठे हुए हैं। लेकिन जिस तरह की भाषा आप लोगों ने बोली है का मुद्दा ले लीजिए। बहुत जगहों से रिपोर्ट आई है कि ईवीएम मैल फंक्शन हुआ है। ठीक है, हमारा ये मानना है। ईसी ने भी बोल दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऑफ इंडिया की है, ईसी ने भी बोल दिया ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आगे बढ़ेंगे अब। लोकतंत्र में ठीक है, सबसे जरूरी है। राजीव रंजन जी, श्रीनिवास जी आपके पास बस आ रहे हैं, काफी समय से दोनों गेस्ट वेट कर रहे हैं। क्लियर कर राजीव रंजन जी, आपको भी ये लगता है, इस बार बदलाव की बयार बहेगी?
क्योंकि जो गुजरात की जनता है वो इस बार शायद कुछ बदलाव चाहती है। मे भी हो सकता है आपकी राय कांग्रेस से ज्यादा अलग ना हो। देखिए, सबसे पहली बात है कि गुजरात में 22 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है और 22 वर्षों के शासन के बाद कांग्रेस पूरी तरह से सिमट चुकी थी, लेकिन जो परिस्थितियां गुजरात में पैदा हुई, कांग्रेस लड़ाई लड़ने की स्थिति में दिखी। लेकिन कहीं ना कहीं एक नकारात्मक तरीके से चुनाव लड़ने का जो पूरा फॉर्मेट था कांग्रेस का, जिस तरीके से कांग्रेस ने इस लड़ाई में खुद को बैकफुट पर पहुंचाने का काम किया, वो भी एक मिसाल है। एक तरफ आप देख लीजिए, अगर 1995 के पहले गुजरात में जीना भाई दर्जी जैसे ट्राइबल लीडर थे, अमर सिंह चौधरी जैसे शेड्यूल कास्ट के लीडर थे, वहाँ माधव सिंह सोलंकी जैसे ओबीसी के बड़े लीडर थे, तो कमोबेश जो खाम का समीकरण था उसकी वापसी की कोशिश जो थी, वो उस कोशिश को ही गुजरात की जनता ने 22 साल पहले नकारा था, खाम को नकारा था। आज विकास एक बड़ा सवाल हो सकता था, तो विकास को लेकर के कांग्रेस को भी एक सवाल का जवाब देना होगा कि जब हम केंद्र राज्य संबंधों की बात करते हैं और एजुकेशन और हेल्थ जैसे कोर सेक्टर्स को लेकर के ज्यादातर कांग्रेस के सवाल हैं, माल न्यूट्रिशन से लेकर के तमाम सवाल वो उठाते रहे, लेकिन कांग्रेस देश में लगातार सत्ता में रही और नेशनल जीडीपी में जो एजुकेशन और हेल्थ को लेकर के उदासीनता का जो रवैया रहा है कांग्रेस का, उसका कमोबेश शिकार देश के कई राज्य हुए। और जो फाइनेंशियल ट्रांसफर्स आप स्टेट्स को करते हैं, उसका असर वहां के स्कीम्स पर भी पड़ता है। तो ये जो परिस्थितियां पैदा हुई, इसमें कांग्रेस केवल किसी राज्य में ये नहीं कह सकती है कि उस राज्य की सरकार की लापरवाही के कारण वहां कुपोषण का सवाल है या कई सवाल। जी राजीव साहब, ये ओपनिंग कमेंट के लिए जिम्मेवारी हम आपके पास फिर लौटते हैं, इसके और पहलुओं को छुएंगे। टीसीए श्रीनिवास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राघवन साहब, आप ये बताइए, इस चुनाव में मुद्दे अगर हम देखें काफी सारे थे। कारोबारी परेशान थे, जॉब्स की बात थी, वहां पर हेल्थ सर्विसेज में लोग कहते थे इंप्रूवमेंट हो, बाकी तमाम और फैक्टर्स, स्टेट के कई अपने और इश्यूज भी होते हैं, वो एक तरफ। लेकिन जैसे जैसे वोटिंग की नजदीक आती की तारीख, कभी कभी हमने देखा अलग अलग इश्यूज पर, चाहे अहमद पटेल पर वो हॉस्पिटल की बात हो, राहुल गांधी के मंदिर जाने की बात हो, अयोध्या का मुद्दा हो, मणिशंकर की ये जो बात हुई वो हो, या ये सलमान निजामी की जो बात आ रही है, ये मुद्दे इस तरह के रहे। इसको आप किस तरह से देखेंगे? पॉलिटिकल पार्टीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वोटर्स के प्रति? क्योंकि ये 5 साल में एक बार जिस तरह से चुनाव आते हैं, वो वोट करते हैं, ये क्या मैसेज गया है इसको लेकर, और इसका इन तमाम मुद्दों का क्या इंपैक्ट होता है वोटर्स के माइंड पर आखिरी में जब वोट करने जाते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि 22 साल में सिवाय रिश्तेदारों के आप सबको बदल सकते हैं, दोस्त भी बदल जाते हैं। तो अगर बीजेपी की सरकार बदल जाती है तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं है। तो आई डोंट थिंक वी शुड वरी टू मच अबाउट दैट। दूसरी बात यह है कि आप ये विकास के बारे में बात कर रहे थे। एक्चुअली जिस चीज की हमने गुजरात के संदर्भ में जो बात करनी चाहिए, वो व्यवसाय के बारे में बात करनी चाहिए। विकास के बारे में तो सभी बात करते हैं, हम रोड बना देंगे, बिजली डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट आपकी जो पॉलिसीज जो हैं उसका व्यवसाय पे क्या असर पड़ता है, इसका डिस्कशन मेरे ख्याल से होना चाहिए था ड्यूरिंग द कैंपेन। वो हुआ कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर ज्यादा नहीं हुआ। डिमोनिटाइजेशन एक बहुत बड़ी चीज थी, जीएसटी से जो डिसरप्शन हुआ वो एक बहुत बड़ी चीज थी। सवाल यह है कि इन डिसरप्शंस की वजह से और व्यवसाय के डिसरप्शन की वजह से वोटर में कितना गुस्सा है अब बीजेपी के प्रति। 22 साल का तो है ही, पर उसके ऊपर इंक्रीमेंटल। अभी शाहनवाज साहब कह रहे थे कि शायद कांग्रेस के वोटर्स निकले नहीं, इसका अभी कोई एविडेंस है नहीं, पर अगर नहीं निकले होंगे तो इसका फायदा जरूर बीजेपी को जाएगा। और बीजेपी को काफी मतलब दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन गेटिंग देयर वोटर्स टू द बूथ। तो ये एक बड़ी अहम बात रही होगी वहां पे कि किस पार्टी ने अपने सपोर्टर्स को बूथ में लाया। जो नहीं ला पाया वो हार जाएगा। तीसरी बात यह है कि देयर इज विक्ट्री टू द बीजेपी अगर हो भी जाती है। अभी 115 सीटें हैं, तो आपकी 115 से ज्यादा जाएंगी या घटेंगी, और घटेंगी तो कितनी घटेंगी? राइट सर। अब अगर कांग्रेस हारती भी है, इसमें इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसमें राहुल गांधी वुड हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एज अ मेजर लीडर, वो अभी तक थे नहीं। मुझे गुजरात चुनाव का जो मेन लेसन दिखता है, मैसेज दिखता है, दैट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ राहुल एज अ लीडर।
वो मोदी जी तो हैं ही लीडर, प्रधानमंत्री हैं ही वो इतने साल गुजरात में 12 साल थे भी, तो उनके लिए तो कोई दिस इशू इज नॉट देयर जी। राहुल के अगेंस्ट एक क्वेश्चन मार्क था। इफ द कांग्रेस परफॉर्म्स वेल देन राहुल वुड हैव एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ मेजर लीडर। उसके बाद में उनका कांग्रेस का हौसला बढ़ेगा, बाकी जो इलेक्शंस होंगे उसमें शायद उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। बिल्कुल, आपने एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर टच किया है। बिल्कुल सर, आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टच किया है कि अगर हम अभी की बात ना करके शायद थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक हो जाएं और 2019 के लिए अगर यहाँ पर कांग्रेस के लिए जमीन तैयार हुई है तो वो भी एक्चुअली एडवांटेज कांग्रेस को ही जाता है। लेकिन इस पर रिएक्शन हम ले बाकी पैनलिस्ट से। महेश पटेल साहब हमारे पास जुड़ गए हैं, लीडर है पाटीदार आंदोलन अनामत समिति के। महेश जी, आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। जरा अब ये बताइए कि इस पूरे चुनावों से अब जो ये हमारे पास पहले फेज की वोटिंग हुई है, पाटीदारों को क्या फायदा होने जा रहा है जी कांग्रेस का हाथ थामने से? देखो, गुजरात इतना बड़ा स्टेट है, उसमें सिर्फ पाटीदार नहीं है। हम सिर्फ पाटीदारों का फायदा देख करके बात करें वो गलत है। हमारी लड़ाई जो है वो अनामत आंदोलन की युवाओं के लिए रोजगारी की थी और है, लेकिन उसके साथ साथ एक और भी चीज जुड़ी हुई है, किसानों की बात और युवाओं के लिए शिक्षण की बात। तो अगर बीजेपी अपने लास्ट टर्म में कुछ भी नहीं कर पाई, ना न्याय दे सकी है किसी को, उसके टाइम में अत्याचार हुए हैं, जबकि हमारे 14 पाटीदारों को तो उसने गोली से उड़ा दिया है। तो ऐसे वक्त में पूरे युवा लोग, गुजरात के पाटीदार के अलावा भी बहुत सारे युवा जो बेरोजगार है, जिसको शिक्षा नहीं मिल रही है। हाँ जी मई जी, लेकिन पूरा आंदोलन तो ऐसा लग रहा है कि आंदोलन पूरा आरक्षण के लिए किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी से आपको कोई भरोसा नहीं मिला, इसलिए आप कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं। आंदोलन मेरे ख्याल से मुझे आपसे नई बात सुनने को मिल रही है कि आप रोजगार या किसानों के लिए भी आगे इस पूरे आंदोलन को बढ़ाना चाहते हैं। अब तक तो सिर्फ आरक्षण का ही नाम सामने आ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने आंदोलन शुरू किया था, नींव रखी थी आरक्षण आंदोलन से, फिर उसके साथ साथ किसानों का मुद्दा भी हमने जोड़ा है, क्योंकि किसान भी परेशान है। और आपको पता है कि गुजरात में जितने भी पाटीदार फैमिली है, परिवार है, लोग हैं, उसमें से 98% 98% जो है वो किसान है, तो वो पाटीदार ही हुए, तो उनका मुद्दा भी हमने साथ में ले लिया है जी। तो सब मिला के ऐसे देखा जाए तो हमारा मुख्य जो मुद्दा है वो अनामत के साथ, आरक्षण के साथ बेरोजगारी, शिक्षा और किसानों की सुविधा भी है जी। और इन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए चुनाव पे नजर करें जी पटेल साहब, तो बिल्कुल अभी जो नतीजा है वो बीजेपी के खिलाफ जाता हुआ है। ओके, शाहनवाज साहब, नतीजे नहीं आए हैं, अभी तो सिर्फ चुनाव हुआ है, नतीजे आएंगे 18 को जी। शाहनवाज साहब, आप बता सकें, आपको क्या लग रहा है इस बार सबसे बड़ा चैलेंज आने से पहले तो पार्टी के समक्ष क्या रहा है? जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं वो तो पहले कह रही है ईवीएम खराब है, ईवीएम का बहाना तो अभी से ले रहे हैं। आपके जो साथी हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और आप कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ नहीं है। बीजेपी का जो आपने पहले मैंने कहा, हमारी बूथ कमेटी है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात गए थे तो हमने 7 लाख से ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया था। बूथ, हर बूथ पर 20 से ज्यादा हमारी तादाद है, ऐसे तो वो संख्या और ज्यादा है। शाहनवाज साहब, मिनिमम 20 से ज्यादा लोग हैं। वो बूथ कमेटी बनी हुई है और उस बूथ पर हमारे एक वर्कर, एक पन्ना प्रमुख होते हैं। गुजरात जैसे पेज नंबर 1 उस पर कितने वोटर हैं, एक बूथ कमेटी के लोगों के पास वोट लिस्ट होती है, हम सबके पास जाते हैं और लोगों के वोट लेने की जरूरत ही कहाँ है? इसलिए और 7 लाख इसलिए हमारे तो 7 लाख में 7 लाख तो हमारे कार्यकर्ता हैं। और शाहनवाज साहब, आप ये बताइए, इसलिए जी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग को अपनी भीड़ दिखती है, बीजेपी की नहीं दिखती है। अच्छा सर, ये बताइए शाहनवाज साहब, आपका मैनिफेस्टो इलेक्शन से एक दिन पहले क्यों आया है? में लोग आए थे। मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी का के पक्ष में मतदान हुआ है और 3/4 बहुमत से जीतेंगे। ठीक है सर, ठीक है। 18 तारीख की सुबह तक आप लोग यही माहौल बनाते रहेंगे जैसे आपके पक्ष में मतदान हुआ है। राइट सर, आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है। शाहनवाज साहब, आप ये बताइए, लोग बहुत समझदार हैं। ये फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग आज हुई है,
जी, आज पहले चरण की वोटिंग हुई, इसमें आप बताइए आपका क्या एजेंडा रहे, आपको क्या लगता है वोटर्स के जहन में क्या था, किन मुद्दों पर वोटिंग हुई है? आपका मैनिफेस्टो इतना लेट क्यों आया? लोग अगर वोट करने जा रहे हैं तो उनके सामने क्लियर होना चाहिए था, ये मुद्दे हैं, इन पर वोट करना है, और तमाम तरह की, और हमने देखा बयानबाजी होती रही है जो कि काफी अनफॉर्चुनेट है। लेकिन फिर भी आप ये बताइए मैनिफेस्टो लेट आने का क्या कारण रहा? कोई लेट नहीं आया, हम विजन डॉक्यूमेंट लेकर आए, और सबको मालूम है मोदी जी के भाषण से लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाषण, और हम लोग अपनी बात के जरिए सब बात जनता तक पहुंचा चुके हैं। हम चुनाव से पहले एक विजन डॉक्यूमेंट लाते हैं, यही नहीं अन्य राज्य में भी ठीक चुनाव से पहले लाते हैं, और हमने उसको जनता के बीच में रखा है। किसानों की आमदनी को दुगुना करना है, गुजरात को तरक्की 10% जीडीपी की रेट से गुजरात तरक्की कर रहा है, उसको और आगे बढ़ाना है। गुजरात के अंदर और कल कारखाने लगाने हैं, वहाँ के आदिवासी, वहाँ के पिछड़े, वहाँ के दलित, उसकी पूरी चिंता करनी है। तो हम तो पूरा विजन डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं, क्योंकि हम सरकार में 22 साल से हैं और हम सरकार में आने वाले हैं। शाहनवाज जी, तरह थोड़ी कॉन्फिडेंस वाकई बीजेपी का कॉन्फिडेंस हमेशा से हाई रहा है, वाले नहीं है, इसलिए आप क्योंकि किसानों की बात की, यहाँ पर राहुल गांधी भी कहते हैं कि सत्ता में आते ही 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ कर देगी। आदिल जी, देखिए स्वाति जी, भारतीय जनता पार्टी का भाषण ही इनका शासन है और इनकी विजन केवल टेलीविजन है। पर एक बात से मैं शाहनवाज साहब से सहमत हूं कि गुजरात की जनता समझदार है और इस बारी इनके जुमलों के झांसों में नहीं आने वाली। अब मैं मुद्दों की बात करता हूं कि किसानी, मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि हम एमएसपी बढ़ाएंगे स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस पे, और एमएसपी बढ़ाएंगे और डेट रिवेवर भी देंगे। आप बताइए इन्होंने कौन सा एमएसपी बढ़ाया है? इनफैक्ट एमएसपी तो इनपुट कॉस्ट से कमेंसुरेट ही नहीं कर रहा। आज की डेट में इतने ज्यादा क्रॉप्स है जिनका इनपुट कॉस्ट भी एमएसपी नहीं कवर कर सकता। यही कारण है कि हमारे किसान भाई आत्महत्या कर रहे हैं। और अगर लोग भारतीय जनता पार्टी से, ये बड़ा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, अगर लोग भारतीय जनता पार्टी से इतना ही खुश होते तो आप बताइए लोग सड़कों पर क्यों आते, अपना आक्रोश क्यों प्रकट करते? और केवल किसान नहीं स्वाति जी, आप व्यापारी ले लीजिए, आप नौजवान ले लीजिए, आप फिशरमैन ले लीजिए, आप दलित ले लीजिए, और मोदी जी की आप स्पीचेस, आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। आदिल जी, आपने बीजेपी की तमाम खामियां तो गिना दिया, बता दीजिए कि कांग्रेस इसके लिए क्या करेगी? तो जिक्र ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये एक्चुअली रैलियों में भी यही हो रहा है। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस का इसमें क्या करेगी? शाहनवाज जी, आपने जवाब भी लेंगे क्योंकि ये आपकी तमाम खामियों को गिना रहे हैं। ये भी जानेंगे कि अब कांग्रेस क्या इसमें क्या करना चाह रही है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में क्या कुछ क्लैरिफिकेशन या क्या क्लियर किया है, कैसे विकास करेगी, कैसे डेवलपमेंट होगा? देखिए स्वाति जी, एक तो हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे नौजवानों को और उनके लिए साधन, रोजगार के साधन क्रिएट करेंगे। इनफॉर्मल सेक्टर जो बहुत मेजॉरिटी है, जो हिंदुस्तान की इनफॉर्मल सेक्टर है, जिसके डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी ने सबसे ज्यादा असर इनफॉर्मल सेक्टर को किया है, उनको हम बूस्ट करेंगे, उनको इन्वेस्टमेंट देंगे, उनको लोन्स देंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, हम एमएसपी पे बोनस देंगे, ये भी है। डेट वेवर देंगे सो दैट जो किसान है हमारे आत्महत्या कर रहे हैं उनकी स्थिति इंप्रूव की जाए। अब देखिए, जरूरत आज गुजरात को है इक्विटेबल ग्रोथ की। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का भी ले लीजिए, इन्होंने डिलिबरेटली स्टेट पावर कॉर्पोरेशन की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम कर दी और महंगे रेटों पे ये अपने उद्योगपतियों भाइयों से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी खरीदी है। ये है इलेक्ट्रिसिटी स्कैम भारतीय जनता पार्टी का। अब जमीनों की ले लीजिए, इन्होंने किसानों से जमीनें ली और इंडस्ट्री अब टाटो का नैनो प्रोजेक्ट ले लीजिए, इन्होंने 23-30 करोड़ रुपए की जमीन टाटा को दी और उधर से नैनो मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो गई है। ये है स्थिति। सो भारतीय जनता पार्टी केवल चंद उद्योगपतियों के लिए, उनके फायदे के लिए काम करती है। कांग्रेस पार्टी इक्विटेबल ग्रोथ की। ठीक है आदिल, जवाब ले लेते हैं। शाहनवाज जी, बड़े सीनियर शाहनवाज जी, निवेदन है, एक सवाल, लास्ट जल्दी बात पूरा कीजिए, उनको बहुत जवाब भी देना है। फॉर्मूला के बारे में बता दे, क्योंकि जय का तो विकास हो गया है, जय के तो अच्छे दिन आ गए हैं, देश के अच्छे दिन कब आएंगे? देखिए शाहनवाज जी, रोज एक सवाल तो राहुल गांधी भी पूछते हैं, शायद वो ये सोच रहे हो कि मेरे सवालों का जवाब कब मिलेगा। करोड़ का स्कैम करने वाली पार्टी हमारे
नेता और उनके पुत्र पर आरोप लगाने का ये फ्रेज बना लिया इन्होंने। शाहनवाज साहब, जवाब एक देंगे आरोप आप सिद्ध नहीं कर पाए। एक आरोप डॉक्यूमेंट में 4 सालों से आप सरकार में हैं, एक आरोप आपने सिद्ध किया है। साहब उनको बात हम ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था करेंगे, जुमला पत्र है, हम कृषि मूल्य खाद बीज को सस्ता करेंगे, हम सही कृषि मूल्य सुनिश्चित करेंगे, सभी को कृषि बीमा योजना और आर्थिक सुरक्षा देंगे। हमने ये अपने विजन के अंदर कहा है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस इस तरह का प्रचार करती है, आपसे किसी को कोई उम्मीद नहीं है, आप लोग सिर्फ इल्जाम लगाने लगते हैं, आपके पास कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। आप जानते हैं कि आप सत्ता में नहीं आने वाले, इसलिए कुछ भी कह रहे हैं। गुजरात के अंदर व्यापारी के लिए जो दिक्कत थी उसको दूर किया गया है। आज गुजरात का व्यापारी, गुजरात का पाटीदार समाज सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज जिन लोगों ने वोटिंग देखी है उन्होंने देखा है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ आए। जी, आप सिर्फ इल्जाम लगा लीजिए, आप ये कह लीजिए, ये कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रधानमंत्री को जितनी गाली देंगे उसका जवाब बूथ पर वोट के जरिए गुजरात की जनता। विजय सांघवी साहब के पास हम आएंगे। विजय सांघवी साहब, आप ये बताइए, चुनाव के दौरान जिस तरह से ये पर्सनल और डायरेक्ट अटैक भी काफी रहे हैं, इसको आप किस रूप में देखेंगे, इसका किस तरह से मैसेज जाता है? और हमने ये देखा है कि बेशक मणिशंकर अगेंस्ट एक्शन भी हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री इसको किस तरह से लोगों से फिर कनेक्ट कर रहे हैं और आगे ले जा रहे हैं, इसको आप किस रूप में देखेंगे? क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस भी जो रहा है उसमें कई बार हमने देखा है जब उन पर पर्सनल अटैक हुआ है, कुछ उस तरह की स्टेटमेंट्स या चाय वाला या मौत का सौदागर, उसको किस तरह से उन्होंने दूसरी पार्टी को बैकफायर किया है। तो ये आप इसको कैसे देखते हैं? इसका क्या इम्पैक्ट होगा इस वोटिंग देखिए, ये गुजरात के लोगों के अंदर या दिल्ली हिंदुस्तान के लोगों के अंदर ये इस तरह के इश्यूज बहुत मायने नहीं रखते हैं। उनको ये जानना है कि हमारे लिए सरकार क्या करेगी या जो भी हमसे वोट मांग रहा है वो हमारे लिए क्या करेगा। अब शाहनवाज जी, आपको लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि फिर मेन इश्यूज तो गायब ही हो गए जिन पे वोट होनी चाहिए थी? मेन इश्यूज गायब इसलिए हो गए कि दोनों के पास में कहने के लिए कुछ है नहीं। भाई नरेंद्र मोदी जी पहले 18 महीने तक में सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते रहे। 2014 का इलेक्शन भी उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर लगा, और आज महिसागर के अंदर जो उन्होंने भाषण किया उसके अंदर 90% उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बदबू की। ओके सर, एक राघवन साहब से कमेंट लेते हैं। राघवन साहब, फिर ये बताइए, इस इलेक्शन के जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसके क्या मायने होंगे जिस तरह से ये अभी पॉलिटिक्स हो रही है? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट बन रहे हैं, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर का अपने होम टर्फ पर एक बहुत बड़ा जिस तरह से टेस्ट रहने वाला है, तो क्या नतीजे अगर फेवर में नहीं आते हैं किसी के भी, तो उनका जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है क्या वो चेंज होगा? क्योंकि इसका काफी बड़ा इंपैक्ट और मायने रहने वाले हैं नतीजों के। स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स चेंज नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि हमारी इलेक्टोरेट जो है ना बहुत बड़ी है। आप जब किसी गाड़ी में जाते हैं, 4 आदमी बैठ के 3 आदमी बैठ के जाते हैं, बड़ी सभ्यता के साथ बात करते हुए जाते हैं, एक दूसरे से लड़ते नहीं है, धक्का मुक्की नहीं होती है। पर आप बस में देखिए, जब बस में चढ़ने की कोशिश करते हैं, पर्टिकुलरली दिल्ली में जहां मैं रहता हूं, तो इट्स अ फ्री फॉर ऑल। तो जब वोटर्स की जब तादाद बढ़ती है या किसी भी चीज की तादाद बढ़ती है तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, और उसमें वोटर्स जो हैं मेन इश्यूज, जिस तरह के अभी एक जनाब जो कह रहे थे कि मेन इश्यूज आर नॉट इम्पोर्टेंट, उसमें आपको ग्रुप्स बनाने होते हैं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप पटेल हैं या आप ब्राह्मण हैं कि आप जो भी हैं, व्हाटएवर, आप हमारे लिए उस बेसिस पे वोट दीजिए, बिकॉज दैट इज द इजी वे आउट व्हेन इतने सारे वोटर्स जो हैं। इसीलिए मुझे ये नहीं लगता है कि अगले चुनाव में कुछ बदलाव आएगा। ये लोग एक दूसरे से इसी भद्दी तरीके से लड़ते रहेंगे, और इट्स जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स। अब क्या करें इसके लिए? ये लोग अपने आप को संयम में नहीं रख पाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, और टीवी पे भी बोलते हैं, इलेक्शन रैलीज में भी। मैं राघवन साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये पॉलिटिशियंस हैं, ये इतने मंजे हुए हैं कि ये इनके अंदर कोई परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। बहुत बड़ा टेस्ट है, क्योंकि एक तरफ वो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं और पिछले जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे उनका एक्सपीरियंस, क्योंकि अब उनके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की जो नीतियां रही हैं, जो डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, मतलब वो चाहेंगे मैं अपने घरेलू मैदान पे अच्छा परफॉर्म करूं। नहीं, ये मैं मानता हूं कि ये होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? क्यों? देख लीजिए, अब गुजरात के जो पहले चुनाव हुए थे 2002 के अंदर, उसके अंदर 49.9% वोट मिले थे बीजेपी को, और जो 2012 के अंदर इलेक्शन हुआ उसके अंदर बीजेपी को 47.9% एंड 2% वोट कम हो गया। क्यों हुआ? तो ये मैं आज फिर ये दोहरा के बात फिर से उठाना चाहता हूं
कि आज के इलेक्शन के अंदर 68% वोटिंग क्यों है और उसके अंदर भी यंगस्टर्स क्यों नहीं दिखाई पड़े। जैसे अभी महेश भाई पटेल बता रहे थे कि आरक्षण का मुद्दा है, आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ युवाओं को होता है, मिलेगा। तो वो क्यों नहीं आए वोट करने तो कहीं के ना लिए? कहीं वो जो युवाओं को दिल से जोड़ने का या कनेक्ट करने का यहाँ पर शायद वो कामयाब पार्टी नहीं हो पाई है। मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं कमी रह गई है और वो कमी वो ये लोग सोचने को तैयार नहीं। जैसे शाहनवाज साहब कह रहे हैं कि हमको तो 3/4 बहुमत मिलने वाला है। तो फिर अगर आपको 3/4 बहुमत मिलने वाला है और इतना एंथुसियाज्म आपके दिमाग में है तो आप वोटर्स को ट्रांसलेट क्यों नहीं कर पाए, वोटर्स को ला क्यों नहीं पाए? इनफैक्ट राजीव रंजन जी ये बात भी बताइए कि 2012 के चुनावों में तो जेडीयू को एक ही सीट हासिल हुई थी, इस बार आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लिए? देखिए, इस चुनाव में पार्टी राष्ट्रीय विस्तार के लिए ज्यादा प्रयास कर रही है, इसलिए कि आज के पहले चरण में 18 उम्मीदवार हमारे लड़ रहे हैं चुनाव और पूरे गुजरात में हमारे 38 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों की चुनाव परिणाम को लेकर के बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं है। हम ये मानते हैं कि पार्टी को अगर राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पार्टी बनना है तो उन्हें कई राज्यों में वोट का प्रतिशत मिलना चाहिए। मतलब 2019 के लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि गुजरात में और वहां पर फायदे की उम्मीद कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पर। ठीक है शाहनवाज साहब, आप ये बताइए। गुजरात में तो हम पार्टी के विस्तार की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है सर। जी शाहनवाज साहब, ये बताएं, जो यंगस्टर्स हैं, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिनकी बात होती है, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि जॉब्स को लेकर सवाल उठ रहे थे, कितनी न्यू जॉब क्रिएशन हुई, या पिछले दिनों जो जीएसटी डिमोनेटाइजेशन हुआ उससे ऐसी भी खबरें आई, कई छोटी यूनिट्स पर इंपैक्ट हुआ, वहां पर जॉब लॉसेस भी हुए। आखिर वो जो मुद्दे थे जो लोगों से सीधा डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे थे, उनको लेकर आपका क्या मैसेज है? क्योंकि अभी सेकेंड फेज भी होना है 14 को, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इन मुद्दों के बीच में वो जो मुद्दे थे वो गुम हो गए। देखिए, यंगस्टर ने भी आज बड़ी तादाद में वोट किया है। यंगस्टर को भी मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े जंग की तैयारी कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं और उससे आगे देश का फायदा है। ये बात जो यंगस्टर है वो अच्छी तरह जानता है और वो प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। जॉब के बारे में जो दुनिया आज इकोनॉमी की जो हालत है वो पहले से इम्प्रूव हो रही है। भले दुष्प्रचार हो रहा है, भारत की रेटिंग सुधरती है, तब भी कांग्रेस रोने लगती है। आज इकोनॉमिक पावर के तौर पर भारत उभर रहा है। मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट हम लेकर आए थे वो अब जमीन पर पूरी तरह से दिख रहा है। अब जॉब क्रिएट हो रहे हैं बड़ी तादाद में और हमने तो मुद्रा योजना चला के नौजवानों के हाथ में रोजगार दिया है। जो नौजवान काम करने वाले लगे हैं तो नौजवानों को लगता है कि एक ऐसी सरकार है जो उसकी चिंता करने वाली है और इसको लेकर बड़ी तादाद में नौजवान हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। हमने जो आपको कहा कि हमारे यहाँ वोटिंग पैटर्न है, आपके जर्नलिस्ट बहुत से जी न्यूज के हर बूथ पे थे, आपने दिखाया और आप समझिए हर बूथ पर हमारे बूथ एजेंट के अलावा 50-50 लोग हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पे। और हमारा जो फीडबैक है, मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ, जिस तरह का फीडबैक हमें मिला है, बहुत उत्साहवर्धक चुनाव हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बहुत खुशी की लहर है और कांग्रेस पहले से कह रही है ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, तो हार का बहाना तो वो तलाश रहे हैं। आज जो वोटिंग हुई है, गुजरात की जनता पूरी तरह नरेंद्र मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी नजर आई है और हमें पूरा विश्वास है कि गुजरात का मैंडेट हमें मिलेगा। हम जीते थे और फिर जीतेंगे। आदिल इसका जवाब देंगे। देखिए स्वाति जी, अगर ये जो नौजवानों के लिए ये स्कीम्स लेके आए हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्किल अप इंडिया, अगर ये इतनी अच्छी कर रही थी स्कीम्स, तो इस मंत्री को उन्होंने, जो राजीव प्रताप रूडी साहब थे, उनको सैक करने की क्या जरूरत थी? देखिए, आप ऑब्जेक्टिवली देखिए ना, अगर ये स्कीम्स काम कर रही थी, लोगों तक बेनिफिट पहुंच रहा था, तो मोदी जी को तो उन्हें प्रमोट करना चाहिए था। मोदी जी ने तो उनको अपने मंत्रिमंडल से हटा दिया। सो पहली बात। दूसरी बात, आप मोदी जी की स्पीचेस देख लीजिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव वे से देखना है, आप इनकी स्पीचेस देख लीजिए। जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस के आज हिंदुस्तान में स्थिति है, उस पे मोदी जी ने कोई टिप्पणी की है? मोदी जी ने कहा है कि मैं बेरोजगारी को हटाने के लिए मेरी ये विजन है, जो गुजरात में नौजवान है उनको साधन देने के लिए, रोजगार के मेरे लिए ये विजन है। मोदी जी की स्पीचेस सिर्फ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है कि जी कांग्रेस पार्टी ने मुझे ये कहा, कांग्रेस पार्टी ने जी मुझे वो कहा।
देखिए ऐसी नेगेटिव राजनीति करने से लोग डिसीव नहीं होने वाले। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, विजन चाहिए। कांग्रेस पार्टी मुद्दों की बात कर रही है। पटेल जी हैं जो पाटीदार लीडर हैं, उन्होंने भी मुद्दों की बात की थी, मैंने भी मुद्दों की बात की है। पर शाहनवाज साहब किसकी बात कर रहे हैं जी? मोदी जी को अपमान किया, मोदी जी को। अच्छा आदिल साहब, फिर मुद्दों पर आते हैं, आप ये बताइए। लोग इसके झांसे में नहीं आने वाले। देश में विकास होगा। पूरी दुनिया मान रही है कि भारत तरक्की कर रहा है, भारत एक इकोनॉमिक ताकत के तौर पर। शाहनवाज साहब, आदिल साहब ये बताइए, जीएसटी पर आते हैं। आपने मेंशन किया, वो भी एक बड़ा मुद्दा रहा था। जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये चुनाव गुजरात में जिस तरह से हो रहे हैं, वहां काफी आक्रोश भी रहा। तो ये कहा जाता है कि काउंसिल में आप लोग सपोर्ट करते हैं, बाहर आके आप उसको अपोज करते हैं। आप कह रहे हैं प्रॉब्लम हो रही है, वो गबर सिंह टैक्स है, उसमें ये प्रॉब्लम है, तो फिर आप काउंसिल में उसको क्यों उसके पक्ष में रहते हैं, क्यों नहीं वहीं उसका विरोध करते? देखिए सौरभ जी, ओरिजिनली देखिए जीएसटी का क्या मतलब हुआ। जीएसटी का मतलब हुआ सिंगल टैक्स। ये जो करंट फॉर्म में बीजेपी लेके आई है, इसमें 7 हायरार्कीज हैं। पहली बात, कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी कहा था, अब देखिए कैप करिए इसको 18% पे, पेट्रोलियम को लेके आइए, इलेक्ट्रिसिटी को लेके आइए। हमने कहा था आप समय दीजिए सो दैट ट्रेडर्स ट्रांजिशन कर सके। हमारी कोई रिक्वेस्ट पे, हमारी कोई सजेशन पे भारतीय जनता पार्टी मानी नहीं। हम काउंसिल्स में भी जो हमारे कर्नाटका के, पंजाब के मंत्री हैं, बाकी स्टेट्स के मंत्री हैं, हमने बारी बारी ऑब्जेक्शंस किए हैं। पर देखिए भारतीय जनता पार्टी ज्यादा राज्यों में है, इसीलिए हमारी जो ऑब्जेक्शंस होती हैं, सजेशन होती है, इनको ये नाकार कर देते हैं। और जो भी गुवाहाटी में इन्होंने थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की है, वो कांग्रेस प्रेशर के नीचे करी है। अब देखिए इन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर सेक्टर जो जीडीपी कंटिन्यूअसली एग्रीकल्चर सेक्टर का डिक्रीज हो जा रहा है, उधर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया और टैक्स बढ़ाया हुआ है। ट्रैक्टर के टायरों पे टैक्स है, पेस्टिसाइड्स पे इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए हैं। सो ये सारा जो क्यूमुलेटिवली भारतीय जनता पार्टी की जो इकोनॉमिक नीति है, अर्थव्यवस्था की नीति है, उसने इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है, जिसके कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान सड़कों पे हैं। शाहनवाज साहब आप बताइए। और एक और पहलू, ये कारोबारी ये भी कहते हैं, वहां जो छोटे कारोबारियों का एक बड़ा बेस है, उनको एक ये भी फेयर है कि वो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। जब ये सारे बदलाव हो रहे हैं तो कहीं पुराने खाते ना खोले जाएं। प्रधानमंत्री ने तो एश्योरेंस दी है, लेकिन उनको ग्राउंड में अभी भी डर है, फियर है कि कहीं पुराने खुलेंगे और उनकी दिक्कतें होंगी। तो आप क्या उनको बताना चाहते हैं? नहीं, किसी के पुराने खाते नहीं खोलने हैं। जब एक बार एश्योरेंस आ गया तो आप उसको बात को मानकर चलिए। जीएसटी काउंसिल के बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता सही जानकारी नहीं दे रहे। मैं उनसे कह दूं, सर्वसम्मत निर्णय है। कम से कम नेशनल टेलीविजन पे मत कहिए। आपके किसी मंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जाकर, अभी गुवाहाटी में बैठक हुई, एक भी आपके जो मंत्री, जो अब तो आप चंद ही राज्य में हैं, 1-2 राज्य में हैं, तो उन्होंने भी कोई एतराज नहीं किया है। जीएसटी काउंसिल में सिर्फ कांग्रेस नहीं, कई अन्य दल के भी वित्त मंत्री हैं जो वहां बैठते हैं, और ये निर्णय सर्वसम्मति से होता है। और जो दिक्कतें थी, दुश्वारियां थी, वो दूर हो गई है। जीएसटी की बदनामी तो बहुत चर्चा हो गई, लेकिन जीएसटी से फायदे कितने हुए हैं इस पर चर्चा कभी होती नहीं है। आपको पता, अब जो व्यापारी समाज के लोग हमसे मिलते हैं वो कहते हैं कि साहब जीएसटी लाकर आपने बहुत बड़ी क्रांति की। ठीक है शाहनवाज जी, दीजिए, यहाँ से दिल्ली से गुवाहाटी तक किसी टोल पर आपको रुकना नहीं पड़ेगा जी, कहीं पर बार-बार इसका मैंडेट जनता अभी दे देगी। इसका मैंडेट अब जनता दे देगी। एक्चुअली हमने भी जब अपने तमाम शोज में वहां पर कारोबारियों से बात की है, आपको मैं बता दूं, कई जो कारोबारी थे वो खुश नजर आए। चुनाव में जाकर मुद्दा बनाया था और वहां उत्तर प्रदेश की जनता ने अभी भी दिक्कत नोटबंदी पर फैसला दे दिया था। जीएसटी पर भी ये इस तरह के मुद्दे बनाते हैं, लेकिन जनता उसका जवाब डेफिनेटली मैंडेट है। 18 तारीख को इसका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन महेश पटेल साहब, यहां पर बीजेपी टोटली कॉन्फिडेंट है कि वो सत्ता में वापसी कर रही है। कहीं अब कांग्रेस अगर नहीं आती है तो फिर पाटीदारों का क्या होगा, आपके आंदोलन का क्या होगा? देखो मैडम, आंदोलनों का क्या होगा वो तो आप छोड़ दीजिए, आंदोलन तो हमारा चालू ही रहेगा। जहां तक हमको जो चाहिए वो हमें नहीं मिला तो आंदोलन जारी रहेगा। आरक्षण चीज जहां तक है गवर्नमेंट बदलने की, ठीक है, तो कांग्रेस का चांसेस ज्यादा है। आप देख लीजिए, शाहनवाज जी अभी बता रहे हैं, उनको क्या पता कि कितने % के डिफरेंट से बीजेपी यहाँ आई थी। अभी कितने % डिफरेंट हो रहा है। जहाँ जहाँ पाटीदारों की संख्या है, जैसे राजकोट है, सूरत में है, मोरबी, वहाँ पर जम के
युवाओं ने, पाटीदारों ने वोटिंग किया है और ये पूरा बेल्ट जो है वो लास्ट टाइम में बीजेपी के हाथ में था। अगर ये निकल गया तो अभी बीजेपी वैसे भी बैकफुट पे आ जाएगी। तो हमारी जहां तक आरक्षण की बात है तो आरक्षण हमारी अभी जो फॉर्मूला मिली है उसके ऊपर कांग्रेस काम करेगी, वो हमें पूरा विश्वास है, इसलिए हमने उसको सपोर्ट किया है। जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है कांग्रेस अगर बीजेपी दोबारा जीत जाती है, ठीक है, दोबारा अगर बीजेपी जीत जाती है तो हमारी मूवमेंट जो है वो चालू रहेगी, शायद आज के वोटिंग में भी ये साफ जाहिर हो गया है। सर हमने एक्चुअली अपने दर्शकों से भी सवाल पूछा था। शाहनवाज जी आप भी सुन लीजिए इसको, क्योंकि शायद आपके लिए भी काफी जरूरी है जानना कि हमने दर्शकों से भी पूछा था कि क्या गुजरात में बरकरार रहेगा मोदी का मैजिक। 81% लोगों का मानना है, वैसे फर्स्ट फेज के अभी चुनाव हुए हैं उसके बाद मानना है कि हाँ मोदी मैजिक बरकरार रहेगा। तो शायद ये बीजेपी के लिए एक अच्छी और कह सकते हैं कि राहत भरी खबर सामने आ रही है। लेकिन शायद अभी हम एक बड़ी खबर भी देख पा रहे हैं और जो सभी पैनलिस्ट को हम बता दें कि जीएसटी को लेकर एक बड़ी खबर बीच में आ रही है और जीएसटी की दरें घटाने पर सरकार विचार करे। 28% स्लैब की चीजों में भी कुछ प्रोडक्ट्स के दाम कम हो सकते हैं। ये बदलाव हो सकते हैं, इस पर कुछ क्लैरिफिकेशन शाहनवाज जी आप दे पाएंगे? देखिए, पहले ही मैंने कहा डिबेट की शुरुआत में कि जीएसटी को लेकर जो हम जनता के हित में लाए हैं, व्यापारी के हित में लाए हैं, देश के हित में लाए हैं, जो जनता, व्यापारी और देश के हित में होगा वो कदम हम उठाते हैं। जी शाहनवाज साहब, उठाया है जी। हम जिद पर कोई काम नहीं करते हैं जी। तो हम एक बार बता दें, पर दिक्कत दुश्वारियां हैं, अगर वो दुश्वारी हमने देखा तो उसको एड्रेस किया है और इसके लिए जीएसटी काउंसिल को पूरी तरह अधिकार है कि वो सर्वसम्मति से निर्णय करे। जी 28% में वैसे ही शाहनवाज साहब 50 आइटम्स के करीब हैं निर्णय हुए जी जो रह गए हैं। बाकी वैसे ही हमने देखा था पिछली बारी काफी कम कर दी गई थी। लेकिन चलते सांघवी साहब ये बताइए, ये जब लोग वोट करने जा रहे हैं इसमें क्या लोकल लीडरशिप भी मैटर करती है? कौन सा फेस है? क्योंकि कहा जाता है अगर आपको टीम बनानी है, ग्रो करना है तो नेक्स्ट जनरेशन को साथ में लेकर चलें। यहां पर तो एक तरफ राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी साहब हैं, वहां पे विजय रूपाणी जी भी, लेकिन ये हमेशा होता है। जैसे देखिए पंचायत का इलेक्शन है, असेंबली का इलेक्शन है और लोकसभा का इलेक्शन है, ये तीनों के अंदर लोगों के जो वोटर्स की जो कंसिडरेशंस होते हैं वो अलग अलग किस्म के होते हैं। लोकल इश्यूज होते हैं उसके लिए वो पंचायत के लोगों की तरफ देखते हैं और जो स्टेट के इश्यूज होते हैं उसके लिए वो एमएलएस की तरफ देखते हैं और बाकी के जो इश्यूज हैं उसके लिए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। इसलिए आप देखेंगे कि हर जगह के ऊपर हर इलेक्शन के अंदर बिल्कुल बदलाव सा ये आया है कि स्टेट के अंदर उन्होंने एक पार्टी को दे दिया लेकिन लोकसभा के अंदर दूसरे लोगों को चुन के भेजा है। ये कंसिडरेशन लोगों का हमेशा रहा है, एक बात। और दूसरी बात मैं शाहनवाज जी से भी कहना चाहता हूं कि गुजरात के अंदर जीएसटी के जो डेमोन्स्ट्रेशंस हुए थे उसके अंदर बहुतेक लोग छोटे व्यापारी थे और उनको दिक्कत ये थी कि उनको अब 12 किस्म के रिटर्न्स भरने पड़ेंगे और उनके लिए जो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। तो काफी सरलीकरण एक्चुअली विजय सर, लेकिन यहाँ पर कहा जाएगा कि टाइमिंग भी बहुत बड़ी चीज है और जीएसटी को लेकर सरकार बार बार सुधार कर रही है। जी सरकार बार बार सुधार कर रही है और टाइमिंग यही देखे कि 28% स्लैब की चीजों के दाम भी कम हो सकते हैं। ये एक बड़ी खबर हमारे पास इस पूरे शो के दौरान भी आई है। समय कम है लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफी चाहूंगी क्योंकि हमारे पास इतना ही टाइम बाकी है इस पूरे शो में, लेकिन अभी फिलहाल फर्स्ट फेज के जो चुनाव है वही खत्म हुआ। 78% गुजरात की जो जनता है उन्होंने पहले फेज में यहाँ पर 89 सीटों के लिए वोटिंग की है। अब पहले जो दूसरे चरण का चुनाव है वो 14 तारीख और 18 दिसंबर को यहाँ पर नतीजे भी आएंगे और जानना बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि इस बार लग रहा है सौरभ की कांटे की टक्कर है और लगातार हमारा जो मेगा कवरेज इस पर आगे भी लगातार जारी रहेगा। मुकाबला इंटरेस्टिंग है। हम आपको इस पे जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। थैंक यू सर।